हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे थे। तो टोटल अभी तक हम लोगों के 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अपना जो पहला चैप्टर है प्रीएम्बल वो ख़त्म कर लिया है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रीएम्बल की थ्योरी देखी और फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जो प्रीएम्बल पे अब तक पूछे गए हैं। आज हम लोगों का 5th लेक्चर है और आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। तो इस टॉपिक को आज से हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ब्रीफ में समझेंगे, एक ब्रॉड आइडिया लेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे। आज एक इसका ओवरव्यू लेंगे कि इसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्रिटिसिज्म क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने क्या क्या इम्पोर्टेंट जजमेंट दिए हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रॉडली बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे इसका। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका डिटेल में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं। राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स का मतलब होता है अधिकार। हिंदी में राइट्स को अधिकार कहते हैं। अधिकार कि ये आपके अधिकार हैं। और फंडामेंटल का मतलब मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का मतलब मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स को अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो ये इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि फंडामेंटल राइट्स आर दी मोस्ट एसेंशियल राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। फंडामेंटल राइट्स ऐसे ज़रूरी अधिकार हैं जो हर एक इंसान के लिए उसकी उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक गरिमापूर्ण जीवन बिता सके, सो ही कैन स्पेंड हिज लाइफ विद डिग्निटी। तो ये फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन हो गई कि फंडामेंटल राइट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में जैसे आप उसका फिजिकल पर्सनालिटी, मेंटल पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं। फिजिकल में आप ये भी बोल सकते हैं कि उसकी जो हेल्थ है, जो उसके मटेरियल बेनिफिट्स हैं, इधर मॉरल मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल वे में उसका डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन की अपनी एक डेवलपमेंट होते हैं। मटेरियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो इन सभी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो अधिकार है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। और ये किसके अगेंस्ट दिए हैं? देखिए, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे मूलभूत अधिकार है, वो हम लोगों के अधिकार है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कि गवर्नमेंट हम लोगों पे ऐसा कोई भी हम लोगों के साथ ऐसा काम नहीं करेगी जो हमारे मूलभूत अधिकार को चोट पहुंचाए। और अगर वो ऐसा करती है, नहीं मानती है, तो हम अपने मूलभूत अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जो आर्टिकल नंबर 32 में भी बताया गया है। तो चलिए देखिए, इसका थोड़ा पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 में इसके बारे में बताया गया है।
और ये जो है ये हमारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पार्ट 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स में 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हम लोगों ने इसका जो आइडिया है वो अमेरिका से लिया है। आइडिया टेकन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो अमेरिका से लिया है। तो ये तो देखिए बेसिक चीज हो गई। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुली इम्प्लीमेंट हो गया था। तो उस टाइम जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स थे वो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। और वो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? राइट टू इक्वेलिटी। ये कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। इन आर्टिकल्स में राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बताया गया है। देन हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन कौन से आर्टिकल्स में राइट टू फ्रीडम की बात की गई है? आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22। ये जो आर्टिकल्स हैं 19, 20, 21 एंड 22, इसमें राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। देन हम लोगों का आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कौन से आर्टिकल है? ये है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया है। देन हम लोगों का है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28। ये 4 आर्टिकल्स जो हैं इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। हम लोगों का कंट्री सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर धर्म को स्वतंत्रता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप इन आर्टिकल्स में इन के थ्रू आपको पता चलेगा। देन हम लोगों के हैं कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स, ये जो राइट्स हैं ये माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं। कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स। और माइनॉरिटीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप की बताई गई हैं। एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज बताई गई हैं एंड देन रिलीजन के बेसिस पे। तो ये जो माइनॉरिटी हैं ये माइनॉरिटीज को कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स हैं मिले हुए। ये आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 में इसके बारे में बताया गया है। कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। एंड माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप की बताई गई हैं, एक तो लैंग्वेज के बेस पे और दूसरा रिलीजन के बेस पे। हम लोगों का जो आर्टिकल नंबर 31 है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31। ये जो आर्टिकल है राइट टू प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस एक्ट के माध्यम से हमने इसको रिमूव कर दिया था। हम लोगों ने
इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल नंबर 31 जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया था और इसको हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 300A आर्टिकल नंबर 300A उसमें इंसर्ट कर दिया था, उसमें डाल दिया था। और अब ये हम लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर आप कह सकते हैं लीगल राइट है। लीगल राइट है। अब ये आर्टिकल हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है, 300A आर्टिकल में है। और हम लोगों का जो अच्छा फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट में ये फ़र्क है कि अगर ये हमारा जब पहले फंडामेंटल राइट था तो अगर इसका कोई भी ब्रीच होता था, इसका कोई भी हनन होता था तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 32 है जिसमें जो अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है, तो वो आर्टिकल भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है और जो हमें अधिकार देता है हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वरना तो ये प्रोसीजर होता है कि आप सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएंगे, देन हाई कोर्ट जाएंगे, देन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट्स होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को पहले नीचे के कोर्ट्स जाना पड़ता है, फिर वहाँ से अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा तो आप फिर अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में ऐसा होता है, अगर वो राइट्स आपके कोई हनन करता है, ब्रीच करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। ज़रूरी नहीं है कि आप लोअर कोर्ट में पहले जाएं, फिर अपील करें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ब्रीच होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर ये लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ब्रीच होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले आपको लोअर कोर्ट्स जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट हो गया, देन फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको समझना है फंडामेंटल राइट्स में, और अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में। और हम लोगों का जो आर्टिकल नंबर 32 है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए ये हम लोगों का एक तरीके से कह ले कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अंबेडकर जी ने अंबेडकर जी ने अंबेडकर जी ने इस पर्टिकुलर राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भी हम लोगों का फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट है, इसी की वजह से हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अगर ये राइट आपका नहीं है तो आप को डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। ये राइट, इस राइट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं कि वो हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रीच होते हैं तो उनको नल एंड वॉइड घोषित करें। किसी भी लॉ के थ्रू अगर वो ब्रीच होते हैं, या तो लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट लॉज बनाती है। अगर हमारी पार्लियामेंट जो विधायिका है वो ऐसे लॉज बनाती है जिसको जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये हमें किससे पता चलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से। और या फिर अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा एक्शन है या वो कोई ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट निकालती है या ऐसा कोई बायलॉज निकालती है, कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच करता है, तो हम गवर्नमेंट के एक्शन या फिर पार्लियामेंट के एक्शन, किसी के एक्शन के अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो
तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि पहले हम लोगों के इनिशियली जो थे वो हम लोगों के 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट आफ्टर 1978 जब हम लोगों का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया, तो उसके बाद अब हम लोगों के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स नाउ। तो वो राइट्स अब 6 इस टाइम हम लोगों के कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये हम लोगों पे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेजेंटली। तो ये आपने इसका थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझा। बाकी देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके थोड़ा फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस। तो पहली तो फीचर यही है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स बट क्वालिफाइड राइट्स। ये हम फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि फुल मिले हुए हों। समय के साथ, टाइम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पे कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी लिबर्टी है कि आप अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप अपना फ्री होके चूज कर सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको एक सोशल फैब्रिक भी मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जब आप उनको एक्सरसाइज करेंगे, उनको उनका यूज़ करेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करते समय हम बाकी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच ना करें। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कोई भी नॉनसेंस काम करें जिससे सोसाइटी के बाकी लोगों को दिक्कत हो या परेशानी हो। तो उस चीज़ का भी उस चीज़ के लिए लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों पे लगाई गई हैं। ऐसे ही आप जैसे हम लोगों को राइट टू प्रोफेशन है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत ऑक्यूपेशन चूज करें कि ड्रग्स बेचें या फिर चोरी डकैती करके अपना घर चलाएं, तो उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप और कोई अच्छे काम कर सकते हैं भाई, आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ की स्वतंत्रता है, बट गलत कामों के लिए स्वतंत्रता नहीं है। तो ये एक आप कह सकते हैं एक लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाया है। नेक्स्ट जो है देखिए फीचर, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट। नॉट सैक्रोसेंट मतलब परमानेंट। परमानेंट फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि हमारे परमानेंट है। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके आपके फंडामेंटल राइट्स को रिमूव भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। लेकिन वो जो लॉ है वो पार्लियामेंट लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लाएगी। वो पार्लियामेंट इसलिए लाएगी जिससे कि पूरी इंडिया में वो चीज़ अप्लाई की जा सके। उसका जो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है पूरी कंट्री में,
वो हो सके, इसलिए वो जो लॉ है वो पार्लियामेंट लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लाएगी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए। लेकिन अमेरिका में देखिए जो बिल ऑफ राइट्स हैं उनको अमेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पहल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है, रिमूव करना है, कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करना है, तो वो पार्लियामेंट ही लाएगी, स्टेट असेंबली नहीं लाएगी वो लॉ। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट, फंडामेंटल राइट्स हमारे परमानेंट राइट्स नहीं है। जैसे आपने अभी देखा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हम लोगों ने जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ था अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, रिमूव्ड एज फंडामेंटल राइट। तो ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हाँ लेकिन ये चीज जरूर है कि जैसे आपको पता है कि केशव नंदा भारती केस में, केशव नंदा ये हमारा हिस्टोरिक केस है, लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, लैंडमार्क केस है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, हिस्टोरिक केस है ये हम लोगों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केशव नंदा भारती केस। और आपको पता होगा मैंने प्रियम्बल में भी ये चीज डिस्कस की थी, ये केस जो है ये 24 अप्रैल 1973 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो चाहे वो चेंज कर सकती है, लेकिन कोई भी वो जो चेंज है वो ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना खराब हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी पार्लियामेंट चाहे तो प्रियम्बल भी चेंज कर सकती है, या फिर कोई फंडामेंटल राइट्स चेंज करना है या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, वो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकती है, लेकिन वो चेंज ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, तो वो हमारे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, उनको आप पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेशन लगा दी थी पार्लियामेंट पे, और इसी लिमिटेशन की वजह से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसी की वजह से ये केस हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वरना हमारी पार्लियामेंट चाहती तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा खासा बदल सकती थी, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है 1973 में, ये डॉक्ट्रिन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स पे लिमिटेशन लगा दी है। पार्लियामेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे। ये आप किस और आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो अभी तक आपने क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, इन एब्सोल्यूट नहीं है, ये हम लोगों को लिमिटेशंस के साथ मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट, मतलब परमानेंट भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बट यही है वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। थर्ड जो है, फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर्स हो, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल, वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को भी मिले हैं, फॉरेनर्स को भी मिले हैं। अब इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो आर्टिकल नंबर 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये एक एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है
ये फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को नहीं मिले हैं, ये सिर्फ सिटीजन्स को ही मिले हैं। तो वैसे तो फंडामेंटल राइट्स हमारे फॉरेनर्स को भी मिले हैं, सिटीजन्स को भी सब मिले हैं, लेकिन फॉरेनर्स को पर्टिकुलरली ये राइट्स नहीं मिले हुए हैं। वो आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब ये जो हम राइट्स पढ़ेंगे तो। ऐसे ही और फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का? फंडामेंटल राइट्स जो है, जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो उस टाइम सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। इसमें भी एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ये जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 20 हमारा राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल नंबर 20 जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है कॉन्विक्शन में। तो अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्शन देता है कॉन्विक्शन में, और 21 राइट टू लाइफ है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये नेशनल इमरजेंसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते, बाकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। फिफ्थ जो फीचर है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके टायरनी को रोकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट टायरनी। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के एक्शंस, अगर गवर्नमेंट हमारी गलत एक्शन लेती है, टायरेंट हो गई है, अथॉरिटेरियन मैनर में बिहेव करती है, तो उसके अगेंस्ट तो अवेलेबल है ही, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 17 है, आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो अगर कोई अभी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, कोई भी प्राइवेट इंसान है, तो उस पे एक्शन होगा। तो प्राइवेट एक्शन, तो आर्टिकल 17 हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है। वैसे तो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की टायरनी हो गई या पार्लियामेंट की टायरनी हो गई, उनके अगेंस्ट हम लोगों के राइट्स हैं। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं, जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल नंबर 23 है, 24 है, जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। तो ये जो राइट्स हैं ये हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिले हुए हैं। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर एक्सप्लॉयटेशन करेगा या फिर भेदभाव करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है इन राइट्स के थ्रू। तो ये हम लोगों के एक ब्रॉडली जो है, अभी हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया है, तो ये वो एक फीचर्स हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें क्रिटिसिज्म, फंडामेंटल राइट्स के जो क्या कहते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी देख लेते हैं। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जैसे कि एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, उन पे लिमिटेशंस लगा रखी है। तो उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स पे एक्सेसिव लिमिटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेसिव लिमिटेशन प्लेस की हुई है। हमें फुल फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, हमें एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, हमें एक्सेसिव लिमिटेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें डाली हुई है। तो एक तो क्रिटिसिज्म यही है कि हम लोगों को एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं मिले हैं, बट विथ लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा क्रिटिक्स कहते हैं कि परमानेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इन्हें रिमूव कर सकती है, जब चाहे अपने विल से इन्हें हटा भी सकती है, रिमूव भी कर सकती है।
ये परमानेंट नहीं है। उनका कहना है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर ये इतने ही इम्पोर्टेंट राइट्स हैं किसी इंसान के लिए, तो वो परमानेंट होने चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट उन्हें नहीं हटा सकती। तो क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो परमानेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लगाए हुए हैं। फिर उन्होंने क्रिटिक्स ये भी कहती है कि इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाते हैं, तो इमरजेंसी अगर लगे तो सस्पेंड नहीं होने चाहिए। सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आपने ये प्रोविज़न क्यों डाला कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, और सिर्फ आर्टिकल 2021 जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड नहीं होगा, बाकी सस्पेंड हो जाएंगे। उनका क्रिटिक्स कहती है कि कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होना चाहिए था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोविज़न क्यों किया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट सिटीजन के सस्पेंड हो जाएंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा। तो क्रिटिक्स ये भी कहती है, देन क्रिटिक्स ये भी कहती है कि फंडामेंटल राइट्स की जो कुछ लैंग्वेज हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेग हैं। VAGUE मतलब नॉट क्लियर। जैसे कुछ टर्म्स हो गए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर एसेट्रा। बोले क्रिटिक्स कहते हैं ये जो वर्ड्स हैं इनको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में हम उसे कैसे पहचानेंगे कि क्या चीज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, तो उन्हें पूरा प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, तो ये कुछ टर्म्स हैं इन जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। तो वो ये कहते हैं क्रिटिक्स की फंडामेंटल राइट्स में ऐसे कई टर्म्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है और वो स्कोप छोड़ देते हैं उनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का। तो क्रिटिक्स इस चीज़ को भी फ्लैग करते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि एक्सेसिव लिमिटेशन, नॉट परमानेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल नंबर 22 है इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की हुई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान आगे चल के कोई अपराध कर सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, तो उसको पहले ही जो पुलिस है वो उसे डिटेन कर लेगी कि वो आगे वो अपराध ना करे, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो वैसे तो आपने ये देखा होगा कि कोई इंसान जब कोई अपराध कर देता है तो उसके बाद ही उसका ट्रायल होता है, और फिर अगर वो कल्प्रिट उसमें ठहराया जाता है तो उसको सज़ा हो जाती है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये है कि अपराध होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और रीज़न ये इसका दिया गया है कि आगे वो अपराध ना कर सके। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा पता चलता है कि ये इंसान आगे कोई अपराध कर सकता है, तो वो आगे अपराध ना करे, इसलिए उसको पहले ही डिटेंशन में डाल दिया जाता है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को को अभी तक रिटेन कर रखा है, जबकि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा रखा है, लेकिन इंडिया की तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसको रिटेन कर रखा है। तो क्रिटिक्स ये भी जो क्रिटिसिज्म है इसको भी फ्लैग करती हैं क्रिटिक्स। फिर वो ये कहती हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर आपको उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, अगर आपका कोई राइट ब्रेक करता है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो एक्सपेंसिव रेमेडी, एक्सपेंसिव रेमेडी, एक्सपेंसिव रेमेडी इन द सेंस कि फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपके ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो आप आई मीन
कहीं जाके किसी छोटी अथॉरिटी पे के पास जाके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करके और सिंपल प्रोसेस से आप उसे फिर से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट का प्रोसेस आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कैपिटल कंज्यूमिंग है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, टाइम भी बहुत लगता है। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर आप वो क्रिटिक्स कहते हैं कि किसी के अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो उसे अपने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट का प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है और पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, तो एक्सपेंसिव रेमेडी। तो ये चीज़ है। तो आज के लेक्चर में देखिए हम लोगों ने एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ब्रॉड आइडिया लिया है। जो राइट्स मैंने अभी आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो जब हम आगे का लेक्चर देखेंगे तो ये जो भी आर्टिकल्स हैं उन पे एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और उस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो आज के लेक्चर में एक ब्रॉड आइडिया दिया है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और कौन कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया हुआ है, इनके क्या फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के इनके क्या क्रिटिसिज्म है। तो ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की। और आप यूं ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिए। आपको अगर इस लेक्चर के को लेके या वैसे भी कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। मैं उस पर वर्क करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, ध्यान रखिए आप लोग सब। थैंक यू।